आप सबका स्वागत है करण साथी यूट्यूब चैनल पर। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो अक्टूबर का मंथली जो बैंकिंग न्यूज़ है वो पूरा का पूरा इस वीडियो में कवर करेंगे। तो ये वाला बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा जो भी एस बी आई पी ओ की मेंस देने वाला है या एस बी आई क्लर्क की जो तैयारी कर रहा है उनके लिए। तो ये मंथली न्यूज़ है जिसमें हम सिर्फ बैंकिंग कवर करेंगे। मैं आपको बता देना चाहूँगा वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आपको इस तरह कंटेंट मिलेगा, आपको ये इन्फॉर्मेटिव टाइप पूरा पिक्चर वाइज आपको समझाया जाएगा इस वीडियो में। जैसे आप देख सकते हो इसमें पूरा पिक्चर वाइज समझाया गया, तो वैसे ही आपको पूरे इस वीडियो में समझाया जाएगा। ठीक है, तो पहला जो न्यूज़ है वो देखते हैं हम। पहला न्यूज़ है कि आरबीआई ने रिजल्ट डिक्लेयर किया है किसका, जो ये ग्लोबल हैकाथॉन हुआ था। कौन सा एडिशन है ग्लोबल हैकाथॉन का? सेकंड एडिशन। और इस ग्लोबल हैकाथॉन का नाम क्या है? हरविंजर 2023। ठीक है, ये लॉन्च किया गया था फरवरी में और अभी इसका रिजल्ट आया है। इसका पहले तो हम थीम देख लेते हैं। थीम क्या है? थीम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में मोस्टली थीम पूछा जाता है। तो थीम है इंक्लूसिव डिजिटल सर्विस। और इस हैकाथॉन में टोटल 154 प्रपोजल्स आए थे। ये हैकाथॉन कौन कर रहा है? आरबीआई कर रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये हैकाथॉन में सिर्फ इंडिया के जो ऑर्गेनाइजेशन है वही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इवन जो फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन है वही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो टोटल 154 जो है इसमें इंडिया के जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी है और जो बाहर के जो ऑर्गेनाइजेशन है कंपनीज है उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। तो टोटल 154 प्रपोजल्स आए थे और जिसमें मैं आपको पहले बता चुका हूँ इंडिया भी होगा और टोटल 28 पार्टिसिपेटिंग टीम्स और हैं। ठीक है, इंडिया और 28 और पार्टिसिपेंट टीम है जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से हैं। और इसका कभी कभी टैगलाइन भी पूछ लेते हैं, तो टैगलाइन भी मैं इसलिए लिख के लाया हूँ आपके लिए। टैगलाइन है हमारा हरविंजर 2023 इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। इतना ध्यान रखना, एग्जाम में कभी कभी टैगलाइन पूछा जाता है तो टैगलाइन के इसमें इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, क्योंकि ये पिछली बार भी था और एक क्वेश्चन आया भी था आई थिंक पिछले साल किसी में कि टैगलाइन किया है इसका, तो उसमें आपको टैगलाइन पूछा गया था, थीम नहीं पूछा गया था। तो टैगलाइन के इसमें अपने को याद रखना है इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन है और थीम के केस में क्या है? इंक्लूसिव डिजिटल सर्विस। और ये सेकंड एडिशन है। तो फर्स्ट एडिशन कब लॉन्च किया गया था? फर्स्ट एडिशन लॉन्च किया था 2021 में, जिसका जो टैगलाइन था वो सेम था जो इस बार का टैगलाइन है। क्या है? इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, टैगलाइन और थीम में कन्फ्यूज मत होना। हमें टैगलाइन अलग है और थीम अलग है। और 2021 का थीम क्या था? स्मार्टर डिजिटल पेमेंट। ये 2021 में ही आईबीपीएस क्लर्क का क्वेश्चन है। आईपीएस क्लर्क में क्वेश्चन आया था कि थीम क्या है? हरविंजर 2021 का। ठीक है, और एक किसी में टैगलाइन पूछा गया था, तो टैगलाइन भी इंपॉर्टेंट है, थीम भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब नेक्स्ट चलते हैं हम कि कौन विनर है इस साल 2023 की। विनर जो है 4 कैटेगरी में बांटे गए हैं, आप ये 4 कैटेगरी देख सकते हो। पहला कैटेगरी है डिजिटल बैंकिंग सर्विस फॉर डिसेबल्ड पीपल, जो भी दिव्यांग है उनके लिए एक लॉन्च किया था कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी थी इम्प्रूविंग स्केलेबिलिटी ऑफ ब्लॉकचेन। तीसरी कैटेगरी थी इनोवेटिव रियलटेक सॉल्यूशन फॉर रेगुलेटेड एंटिटीज। और चौथी कैटेगरी थी न्यू यूज कार्ड फॉर सीबीडीसी के लिए था। ठीक है, रिटेल इंक्लूडिंग ऑफलाइन ट्रांजेक्शन की, ऑफलाइन ट्रांजेक्शन में कैसे हम मतलब पेमेंट कर सकते हैं उसके लिए था। तो अब पहला विनर देख लेते हैं कि इसमें हमें याद कैसे रखना है। पहले तो याद रखना कि दिव्यांग के लिए किसको मिला है? दिव्यांग के लिए मिला है इपटेप सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। आप जो देख रहे हो इपटेप, ये क्या किसी ने कोई खरीद लिया है? ठीक है, इसको कमेंट सेक्शन में बताना किसने खरीद लिया है। ठीक है, इपटेप सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड को, और इंडिया की कंपनी है, कोई एक कंपनी ने इसको एक्वायर कर लिया, बड़ी कंपनी है, तो उसको भी याद रखना है। तो आप इसको कमेंट सेक्शन में लिखना। दूसरा जो है ब्लॉकचेन के लिए कौन है? फोर्टिस नेट लिमिटेड। ये कहाँ की कंपनी? यूके की कंपनी है। तो ब्लॉकचेन तो पता ही होगा कैसा होता है कि एक के बाद एक ब्लॉक लगा के चलते रहते हैं। तो उसी ब्लॉक को फोर्टिफाई किया गया, मतलब बहुत मुश्किल होता है तोड़ना, तो उसके हिसाब से कहना है कि फोर्टिस नेट करके कोई है जो कि ब्लॉकचेन बनाती है, ऐसे करके याद रखना। तीसरा जो है जो रेगुलेटरी एंटिटीज़ हैं उनके लिए इनोवेशन सॉल्यूशन निकालने के लिए निकाला है वेवेयर। वेवेयर कहाँ का है? सिंगापुर का है, तो ये इसकी विनर है। चौथी कैटेगरी है हमारी सीबीडीसी की। सीबीडीसी के लिए मिला है इंडिया की कंपनी है, और इसमें इंडिया में आई लगाने भूल गया मैं। ठीक है, इंडिया की कंपनी है जिसका नाम है डिक्स नीफी को मिला है। ये चारों के चारों विनर्स इंपॉर्टेंट है। इवन जो एक कैटेगरी है इंडिविजुअल कैटेगरी, ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हमारा। आरबीआई ने क्या किया है? आरबीआई ने इशू किया है न्यू गाइडलाइन फॉर एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के लिए। कुछ नए गाइडलाइंस लॉन्च किए गए हैं। वो कौन कौन से गाइडलाइंस है? ये गाइडलाइंस बोलते हैं कि इनको 4 कैटेगरी में बांटा गया है। ठीक है, बेस्ड ऑन देयर साइज, एक्टिविटी और जो भी उनका रिस्क है उनके बेसिस पे।
आप ये देख सकते हो 4 कैटेगरी में कौन कौन से है। पहले कैटेगरी में हमारा बेस लेयर आता है। बेस लेयर NBFC जो भी 10 नहीं 100 करोड़ के थ्रेशोल्ड के नीचे है उनके लिए। दूसरी कैटेगरी वो है जो कि आता है मिडिल लेयर NBFC। तीसरी कैटेगरी अपर लेयर NBFC और चौथी कैटेगरी टॉप लेयर NBFC। जो टॉप लेयर NBFC है ये MT रखा गया है, ठीक है, इसको MT टॉप लेयर। अपर लेयर NBFC है, इसमें टोटल 25 से 30 है। टॉप में अभी तक कोई भी नहीं है, लेकिन जो अपर में इसमें 25 से 30 अपर लेयर NBFC है थ्रू फिल्टर प्रोसेसिंग। अब ये चीज़ जो है डिटेल में पढ़ना है, लेकिन इस वाले वीडियो में ज़्यादा लंबा खींच जाएगा, मैं इसलिए डिटेल में बता नहीं सकता। तो इसलिए शॉर्ट में बस इतना देख लो कि क्या है फिल्टरिंग प्रोसेस करता है। अगर आपको समझना है क्या होता है फिल्टरिंग प्रोसेस तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, ठीक है। न्यू कैटेगरी लाइक बैंक रेगुलेशन, जैसे बैंक रेगुलेशन होता है वैसे ही ये, ठीक है। ये याद रखना है कि कौन कौन सी कैटेगरी में बांटे गए हैं। और ये वीडियो रिविजन पॉइंट ऑफ व्यू से है तो फिर हम इतना डिटेल में जाएंगे भी नहीं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। RBI ने अप्लाई किया है PCA गाइडलाइन फॉर गवर्नमेंट ओन NBFC। गवर्नमेंट ओन याद रखना है अपने को, गवर्नमेंट ओन्ड है, प्राइवेट NBFC के लिए नहीं है। ये PCA क्या है हमारा, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, ठीक। ये जो है बैंक के ऊपर लगता है, लेकिन अब NBFC के ऊपर भी लगेगा। जो भी डिपॉजिट टेकिंग गवर्नमेंट NBFC है या नॉन डिपॉजिट टेकिंग गवर्नमेंट NBFC है, दोनों के ऊपर लगेगा। और ये जैसे कि मैं आपको पहले ही बताया कि हमारे पास कितने लेयर है NBFC के, 4 लेयर है। तो 4 लेयर में जो बेस लेयर है उसको एक्सक्लूड किया गया, इसमें आप देख सकते हो बेस लेयर को एक्सक्लूड किया गया। बेस लेयर को एक्सक्लूड करने के बाद जितने भी 3 लेयर बच जाते हैं, जो मिडिल हो गया, अपर हो गया या जो टॉप हो गया, ये सब इंक्लूडेड है PCA के अंदर। और ये जो है इफेक्ट होगा कब से चालू करेंगे, ये चालू करेंगे 1 अक्टूबर 2024 से, ठीक है। अब बहुतों को तो PCA पता होगा, जिसको PCA नहीं पता मैं उसको मोटा मोटा समझा देता हूँ। जो PCA होता है, अगर कोई बैंक है, ठीक है, बैंक कोई काम कर रही है RBI रेगुलेशन के हिसाब से, बट कभी कभी बैंक जो है RBI रेगुलेशन के हिसाब से काम नहीं करती, थोड़ा अलग काम करती है, उनके रेगुलेशन के बाहर जाके काम करती है। तो उस केस में उस बैंक को बचाने के लिए या मान लीजिए उस बैंक का जो हालत है उसको सुधारने के लिए PCA लगाया जाता है। PCA के अंतर्गत क्या होता है कि कोई भी जैसे डिपॉजिट निकाल रहे हो, डिपॉजिट में कोई लिमिट होती है, उस लिमिट पे लिखा देते हैं कि अगर 40,000 लिमिट थी तो उसके 20,000 लिमिट हो जाएगी, या जो बैंक को जितना पैसा रखना होता है उससे ज़्यादा पैसा रखना पड़ेगा बैंक में कैश के तौर पे। तो ये सब चीज़ें जो है PCA डिसाइड करता है। तो पहले से बैंक के लिए अप्लाई होता था, अब जो गवर्नमेंट ओन NBFC है उनके लिए भी अप्लाई होगा। और ये कब से होगा, 1 अक्टूबर 2024। हमारे लिए डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 अक्टूबर 2024 से ये लागू होगा, ठीक। नेक्स्ट न्यूज़ चलते हैं, RBI के ही नेक्स्ट न्यूज़ है। RBI ने इंस्ट्रक्ट किया है बैंक ऑफ बड़ौदा को कि उनको ऑनबोर्डिंग करने के लिए मना किया जो भी उनका मोबाइल ऐप है, ठीक है। ये क्यों किया गया है, बहुतों को ये न्यूज़ पता होगा क्योंकि ये जुलाई का न्यूज़ है, और जिसको नहीं पता हम इसमें थोड़ा थोड़ा समझ लेंगे क्या सीन चल रहा है। तो ये जो है RBI ने कौन से सेक्शन के अंतर्गत लेके आए हैं, सेक्शन 35A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंतर्गत बैंक ऑफ इंडिया को ऑर्डर किया है कि ये अपने जो बॉब वर्ल्ड, ये भी याद रखना है, बैंक ऑफ इंडिया कौन सा ऐप है, क्या होता है पूछ ले एग्जाम में, तो उसका उनका ऐप है बॉब वर्ल्ड। इसके अंतर्गत जो भी ऑनबोर्डिंग मोर कस्टमर्स, और ज़्यादा कस्टमर्स को ऐड करने के लिए मना किया है। जो पहले से वो ठीक है, और ऐड करने के लिए मना कर दिया साफ तौर पे। ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये मना क्यों किया है, हम इधर नीचे देखते हैं। ये जुलाई का केस है। जुलाई में क्या किया था, जो बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिशियल्स हैं इन्होंने लिंक कर दिया था बैंक अकाउंट टू अनरिलेटेड मोबाइल नंबर इन ऑर्डर टू अचीव द ऑनबोर्डिंग टारगेट्स। मतलब आपको तो पता ही होगा कि बैंक में जो है टारगेट मिलता है, तो वैसे ही जो ऑफिशियल्स थे इनको भी टारगेट मिला था कि जो बॉब वर्ल्ड है इसमें जो है जो कस्टमर्स हैं, मतलब जो कस्टमर्स हैं उनको ऐड करने के लिए बोला गया था, ठीक है। इसको एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि मान लीजिए जेठालाल है, बैंक एम्प्लॉय है, और जेठालाल को बोला गया कि आपको टारगेट पूरा करना है 100 क्या कस्टमर जो है ऐड करवाने हैं बॉब मोबाइल में। अब जेठालाल को तो 100 नहीं मिल पाए, 100 की जगह क्या मिल पाए, 50 ही मिल पाए मान लीजिए। तो जेठालाल ने क्या किया कि 50 जो है अनरिलेटेड मोबाइल नंबर, अब 50 जो लोग थे उनके कोई दूसरा नंबर या उनका फैमिली का नंबर उनको ऐड करके 100 बना दिया। तो इससे क्या हो गया, लोग तो थे 50 लेकिन उन्होंने 50 जो है ऐसी रजिस्टर कर दी फॉर फुलफिलिंग देयर टारगेट। तो इसी वजह से जो है बैंक ऑफ इंडिया पे रिस्ट्रिक्शन लगी है, ठीक है।
और ये जो है जुलाई में था ऊपर। ये न्यूज़ जो है सबसे पहले मार्च 2022 में आया था, जिसमें भोपाल जोन से ये वाला केस आया था। तो इसकी वजह से ये पूरा का पूरा रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है बैंक ऑफ इंडिया, जो इनका मोबाइल ऐप है, कौन सा, बॉब वर्ल्ड। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट सेक्शन है बैंक ऑफ इंडिया नहीं, सॉरी, बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा का जो ऐप है वो है बॉब वर्ल्ड। और ये क्यों किया गया था आपको समझ आ गया कि वो टारगेट्स पूरा करने के लिए उन्होंने अनरिलेटेड मोबाइल नंबर को ऐड कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। आरबीआई ने रिसेंटली लॉन्च किया है फोर्थ बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी, जिसको एमपीसीबी बोला जाता है। ये फोर्थ नंबर का है। टोटल कितना होता है, टोटल जो है मिनिमम 4 तो मीटिंग होनी चाहिए एक साल में, और वो 6 तक जा सकता है। ठीक है, कोई एग्जाम में पूछा भी गया था प्रीवियस में कि कितने मॉनेटरी पॉलिसीज होते हैं मैक्सिमम एक साल में, तो याद रख लेना मिनिमम 4 तो होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आप कैटेगरी देख सकते हो। रेपो रेट याद कर लेना, जितने भी ये परसेंटेज में लिखे इसको पूरा रट्टा लगा लो, क्योंकि एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं इसका रेट बता दो, तो आपको 1 मार्क्स सीधे सीधे यही से मिल जाएंगे। तो पहले तो रेपो रेट कितना है, 6.50। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट है 6.25। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट है 6.75। बैंक रेट है 6.75। रिवर्स रेपो रेट है 3.35। CRR है 4.5 और SLR है 18%, सॉरी 18% है, 18 पॉइंट नहीं 18% है। तो ये तो बहुत मतलब याद करना तो मुश्किल है, तो याद करने की एक ट्रिक बता देता हूँ। आप मोस्टली याद रखो रेपो रेट। ठीक है, रेपो रेट, कोई भी रेपो रेट आता है तो उसके बाद जब 0.25% बढ़ा देते हैं तो वही बन जाता है बैंक रेट। ठीक है, जैसे कि 0.25% बढ़ाया तो क्या बन गया हमारा 6.75%। जो बैंक रेट होता है वही मोस्टली जो रेट होता है हमारा MSF रेट होता है। ठीक है, तो आपको एक रेट से तीन रेट से याद होगा कि इसमें से 0.25 लगा देना, तो हमारे पास 2 रेट्स आ गए। उसके बाद जब इसको माइनस कर देते हैं, -0.25 करते हैं, तो हमें मिलता है SDF रेट्स। ठीक, तो SDF रेट के लिए हमें माइनस करना है, और अब बैंक रेट और MSF रेट चाहिए होगा तो हमें प्लस करना है 0.25। ठीक, ये 4 तो हो गए। अब रिवर्स रेपो रेट तो बहुत टाइम से 3.35 भी चल रहा है, तो इसको तो याद कर लेना। SLR भी 18% ही चल रहा है, तो ये तो याद हो गई। और याद नहीं हो तो याद कर लेना, फ्यूचर में यही होने वाला है क्योंकि। और CRR कितना है 4.5 है, पिछली बार भी 4.5 ही था। ठीक है, तो मैंने आपको एक याद करने का ट्रिक बता दिया। ट्रिक नहीं है ये, वैसे ही होता है। मतलब बैंक रेट जो है, जो भी रेपो रेट होता है उसका 0.25 ज़्यादा होता है। जिसने स्टैटिक पढ़ी होगी तो उसको पता होगा, नहीं पढ़ी तो समझ लो। स्टैटिक पढ़ लेना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो PPT है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, लेकिन ये वन लाइनर है तो इसमें कुछ ज़्यादा समझाने नहीं है, सीधा पढ़ लो। मोबीक्विक का जैक पे है, इनको क्या मिला है, इन प्रिंसिपल नोड मिला है फ्रॉम RBI टू ऑपरेट एज अ पेमेंट एग्रीगेटर। पेमेंट एग्रीगेटर बन जाएंगे तो क्या मिल जाएगा इनको, ऑथेंटिकेशन मिल जाएगा कि ये E-कॉमर्स साइट्स या मर्चेंट्स को एक्सेप्ट करवा सकता है जो भी उनका पेमेंट सिस्टम है। तो आपको याद रखना है जैक पे किसका है, जैक पे मोबीक्विक है, तो इनको अकाउंट एग्रीगेटर की तरफ से RBI की तरफ से ऑथेंटिकेशन मिल चुका है। दूसरा, RBI ने इम्पोज किया है क्या, पेटीएम पेमेंट बैंक पे। ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला मैं बोलूँगा ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये वन लाइनर ही है, इसको इतना कोई डीप में पढ़ना नहीं है। पेटीएम पेमेंट बैंक, इस पे पेनल्टी लगाई है RBI ने, कितना 5.39 करोड़ का। ये वैल्यू याद रखना, और किस पे लगाई है वो याद रखना है, बस। इसके डीप में कुछ नहीं जाना, वन लाइनर है। एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है, इसका वैल्यू इंपॉर्टेंट है 5.39 करोड़ का। नेक्स्ट जो है हमारा बैंकिंग के न्यूज़ पे आते हैं। बैंकिंग के क्या क्या न्यूज़ है। पहली बात तो नाबार्ड ने राइज किया कितना, ₹1040 करोड़ इन इंडिया फर्स्ट सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड। सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड के तौर पे नाबार्ड ने कितना पैसे राइज किए हैं, क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 1040 करोड़ रुपीज़ राइज किया है नाबार्ड के थ्रू। और किससे राइज किया है, सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड के थ्रू। अब पहले ये समझते हैं कि क्या होता है सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड। सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड एक तरह कॉन्ट्रैक्ट होता है वेयर प्राइवेट इन्वेस्टर पे फॉर दी सोशल प्रोग्राम्स। ठीक है, सोशल प्रोग्राम जैसे कि हॉस्पिटल बनाना, एजुकेशन, जो पुअर लोग हैं उनको एजुकेशन देना, एग्रीकल्चर को ग्रो करना, ये सारे होते हैं सोशल प्रोग्राम। तो इनको
पे किया जाता है, प्राइवेट इन्वेस्टर आते हैं, पे करते हैं कि पे करते हैं ये जो सोशल प्रोग्राम होता है और इसके आउटकम्स। लेकिन ये पे करने का फ़ायदा क्या है? इन्वेस्टर को बहुत मज़ा आ रहा है क्या सोशल सर्विस देके? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सोशल सर्विस देके कोई मज़ा नहीं आ रहा है इनको। इनको जो है बाद में रीपेमेंट मिलता है बाय पब्लिक सेक्टर और अदर फंडर। अगर वो जो गोल है वो मीट कर लेते हैं तो उनको रिटर्न में कुछ पैसा मिलता है। पैसा कितना मिलेगा इनको? 7.63% का जो है रिटर्न मिलेगा। मान लीजिए 100 रुपये डाले हैं, तो अगर इन्होंने गोल मीट कर लिया तो 107.63% इनको पैसा वापस मिल जाएगा। इसी के लिए ये सोशल सर्विस में पैसा डाल रहे हैं, ठीक है। अब इसका ही मान लो जितना भी मिलेगा इसको परसेंट में निकाल लो, तो इतना परसेंट जिस जो भी इन्वेस्ट किया होगा उनको मिलेगा, ठीक। इनको मज़ा नहीं आ रहा, याद रखना। और ये जो है, ये जो सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड है, ये रेटेड है AAA रेटिंग। AA रेटिंग क्या होता है इसको देख लेना। AAA होता है, AA प्लस होता है, BB होता है, BBB होता है। तो ऐसे अलग अलग रेटिंग होती है जो कि कौन देती है? क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड देती है और इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज देती है। तो इस वाली स्कीम को क्या दे के रखा हुआ है? AAA रेटिंग दी हुई है। तो आपसे एग्जाम में ये नहीं पूछेगा ये रेटिंग क्या है, ठीक है। ये रेटिंग का मीनिंग कोई नहीं पूछेगा। आपको बस ये पूछ सकते हैं कि सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड जो है कौन सी रेटिंग के अंदर आता है, तो आपको बताना है AAA रेटिंग के अंदर आता है। और ये रेटिंग कौन देता है? ये रेटिंग देता है क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड या इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। ये दोनों में से दो ऑप्शन हो सकता है या एक ऑप्शन हो सकता है, तो ऐसे करके आपको दे देगा, ठीक है। तो इस वाले PPT में क्या इंपॉर्टेंट है? एक तो में वैल्यू इंपॉर्टेंट है 1040 करोड़, दूसरा कूपन रेट इंपॉर्टेंट है, तीसरा इंपॉर्टेंट है रेटिंग AAA रेटिंग मिला है जो भी नाबार्ड का सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड है। और ये याद रखना ये पहला इंडिया का पहला सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये वाला जो क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहला सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड है। 2-3 बार बोल चुका हूँ ये चीज़, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, फिनटेक स्टार्टअप। स्लाइस के बारे में बहुतों ने सुना होगा। स्लाइस बिकम दी SFB। SFB क्या है हमारा? स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन बन चुका है? स्लाइस बन चुका है आफ्टर मर्जर विद NESFBL। ये जो है नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के साथ मर्ज होने के बाद जो स्लाइस है ये बन चुका है क्या? इंडिया का पहला, याद रखना है, इंडिया का पहला फिनटेक फर्म बन चुका है जो कि ट्रांसफॉर्म हुआ है स्मॉल फाइनेंस बैंक में, ठीक है। तो इसमें हमें इतना याद रखना है, बस स्लाइस याद रखना है। स्लाइस ने किसके साथ मर्जर किया है? नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ मर्जर किया है, जिसकी वजह से पहला फिनटेक बन चुका है जिसको मिला है स्मॉल फाइनेंस बैंक का दर्जा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। वन लाइनर है। वन लाइनर एक एक बार आप घुमा लेते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा डीप में नहीं जाना, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लेगा। जैसे कि ओपन किसने लॉन्च किया था रिसेंटली? डिजिटल बैंकिंग प्रपोजल किसने लाया था? ओपन। तो इस लाया था किसने? एक्सिस बैंक ने। फिर पहला लेंडर कौन बना है जिसने ऑफर किया है ONDC नेटवर्क गिफ्ट कार्ड? वो है हमारा येस बैंक। फिर एग्जाम में पूछ सकता है आउटलेक मनी 40 आफ्टर 40 किसने लॉन्च किया रिटायरमेंट प्लान? तो ये है IDBI फर्स्ट बैंक। SBI ने लॉन्च किया है मोबाइल हैंड हेल्ड डिवाइस फॉर इट्स फाइनेंशियल इंक्लूजन कस्टमर इंक्लूडिंग जो सीनियर सिटीजन है, डिसेबल्ड पर्सन है। तो इन्होंने ये सॉरी थोड़ा ज़्यादा फास्ट बोल रहा हूँ इसलिए गड़बड़ हो गई। SBI ने लॉन्च किया है क्या? मोबाइल हैंड हेल्ड डिवाइस। ये क्या करेगा? ये करेगा फाइनेंशियल इंक्लूजन इंक्लूडिंग जो सीनियर सिटीजन है, डिसेबल्ड पर्सन है या इनफेम्ड है, तो इनको हेल्प करेगा। जो भी ये मोबाइल हैंडसेट डिवाइस है, किसका है? ये SBI का है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट पॉइंट है ICICI बैंक ने इंट्रोड्यूस किया है क्या? आई फाइनेंस वन स्टॉप फॉर व्यूइंग सेविंग एंड क्रेडिट अकाउंट अक्रॉस बैंक्स। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना रखना कि आई फाइनेंस किसका है? आई से याद रखना है ICICI बैंक, ठीक है। मोबाइल हैंडसेट डिवाइस किसका है? SBI का है। फिर ONDC में पहला गिफ्ट कार्ड किसने बनाया है? येस बैंक ने बनाया है। ओपन किसने लॉन्च किया गया है? एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया है। ओपन क्या है? डिजिटल प्लेटफॉर्म है, किसका? एक्सिस बैंक का, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट है, इसमें डीप में जाने की इतना ज़रूरत नहीं है। और वन लाइनर से कुछ वन लाइनर है। ये रशिया का बैंक है। ये पहला रशियन का बैंक बना है जिसने रजिस्टर किया किसके साथ? सेबी के साथ फॉर FPI। फिर HDFC बैंक ने लॉन्च किया क्या? एक्सप्रेस वे इंपॉर्टेंट है। एक्सप्रेस वे किसने लॉन्च किया? HDFC ने लॉन्च किया
फॉर प्रोवाइडिंग द डिजिटल सर्विस, जैसे कोई पर्सनल लोन है, कार लोन है, ये सब देने के लिए एक्सप्रेस वे लॉन्च किया किसने, HDFC ने। बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया क्या हुआ था अभी, बैंक ऑफ इंडिया का ऐप का नाम बताइए, ऐप का नाम क्या था, बॉब वर्ल्ड। बॉब वर्ल्ड को अभी बंद कर दिया है, क्या बंद कर दिया, ऑन बोर्डिंग उसमें बंद कर दिया है। क्यों बंद कर दिया है, जो भी उनका टारगेट्स था वो अचीव करने के लिए एम्प्लॉय ने कुछ अनरेगुलेटेड मूव्स लिए थे, उनकी वजह से इनको बंद किया गया। तो इन्होंने ही लॉन्च किया है क्या, बॉब लाइट सेविंग अकाउंट। तो पूछ सकते हैं लाइट सेविंग अकाउंट किसका है, हमें याद रखना है बॉब। बॉब क्या है, बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है। RBL बैंक ने लॉन्च किया है क्या, ज़ीरो बैलेंस गो सेविंग अकाउंट। ये किसने लॉन्च किया है, RBL बैंक ने लॉन्च किया है। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने, हाँ ये वाला इंपॉर्टेंट, ठीक है ये वाला इंपॉर्टेंट है, याद रखना। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने लॉन्च किया है प्लैनेट फर्स्ट AU ग्रीन फिक्स डिपॉजिट विथ 8.5% का इंटरेस्ट मिलेगा। जो भी फिक्स डिपॉजिट करेगा किसमें, प्लैनेट फर्स्ट AU ग्रीन फिक्स डिपॉजिट, इसमें जो भी फिक्स डिपॉजिट करेगा उसको 8.5% का इंटरेस्ट मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये पहला ग्रीन फिक्स डिपॉजिट है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि कौन है इसमें, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने लॉन्च किया ये जो भी फिक्स डिपॉजिट वाला स्कीम है, ठीक है। ये वन लाइनर खत्म हो गए। नेक्स्ट क्लास चलते हैं सेबी इन न्यूज़। सेबी में क्या क्या न्यूज़ है, सेबी में मेरे को एक ही न्यूज़ मिला जो काम का है। सेबी ने एक्सटेंड कर दिया जो डीमैट अकाउंट है और म्यूचुअल फंड यूनिट्स, उनका जो नॉमिनेशन डेडलाइंस है उनको एक्सटेंड कर दिया गया। कब तक एक्सटेंड किया वो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, 31 दिसंबर 2023 तक एक्सटेंड किया गया। ऑल्सो एक्सटेंडेड दी डेडलाइन स्पेसिफिक फॉर म्यूचुअल फंड। पहली बात तो जो ये 31 दिसंबर 2023 है ये एक्सटेंड किया गया है फॉर डीमैट अकाउंट, और जो म्यूचुअल फंड है उनको एक्सटेंड किया गया है 1 जनवरी 2024 तक, ठीक है। ये सामने सामने ही है, दिसंबर 31 को है हमारा डीमैट अकाउंट के, उसके नेक्स्ट दिन ही म्यूचुअल फंड का नॉमिनेशन का डेडलाइन है, कौन सा, 1 जनवरी 2024, ठीक है। तो इतना ही है बैंकिंग अवेयरनेस में जो भी पढ़ना है अक्टूबर 2023 के जो मंथली PDF है उसमें, ठीक है। तो मैं होप करता हूँ आपने यहाँ से बहुत कुछ सीखा होगा, और अब क्वेश्चन लाने का ट्राई करना जितना लगा सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।